तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका आर ओ की जो क्लासेस चल रही हैं उसका नेक्स्ट जो आपको आएगा, यानी उसकी जो अगली वीडियो आएगी वो है। और लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान होगा, हमने इंडियन जो एक्ट थे यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो लाए गए थे एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए, 1853 तक के हमने एक्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, एक बार हम इस एक्ट को कंप्लीट कर लेते तो 2 नंबर कहीं नहीं गए, आपकी गारंटी के साथ है कि यहाँ से 1947 के एक्ट तक का जो पोर्शन है वहाँ आपको 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। इस क्लास के बाद आज जो आपको होमवर्क करना होगा वो ल्यूसेंट से और ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव या जो भी है आपके पास, भारत शासन अधिनियम 1958 से लेके 1919 यानी लॉर्ड जो अपने आप में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था 1919 का, वहां तक आपको कंप्लीट करना है। यानी टोटल मिला के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1919 तक के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यानी रिफॉर्म जो था वहां तक आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अपने स्तर से आप लोग इस होमवर्क को देख लीजिएगा। देखिए, जब हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है बच्चों, वो आता है भारत शासन अधिनियम 1958। अब देखना यहां से उससे आगे आपने लिखना क्राउन का रूल कहलाता है, यानी ताज का शासन। ताज का शासन मतलब महारानी विक्टोरिया का शासन कहलाता है। यहां से ताज का शासन, ताज का मतलब होगा क्योंकि ब्रिटिश जो थे वहां पर वो था एक प्रकार के, क्या कहते हैं, राजा महाराजाओं वाला सिस्टम था। महारानी, उसके बच्चे, फिर महाराजा महारानी, ये चलता रहता वहां। ठीक है, तो उसके नाम पर यहां से शासन शुरू किया गया, यानी ताज का शासन यानी क्राउन का रूल जो लगता है 1858 से लेकर 1947 तक, यानी 1947 तक का जो टाइम पीरियड था वो ताज का शासन कहलाता है, यानी एक प्रकार का क्राउन रूल कहलाता है। ठीक है, अब देखना हमने यहां पर क्या पढ़ना है। पहला जो एक्ट आता है इसके बाद वो लिखना भारत शासन अधिनियम, यानी भारत शासन एक्ट, मानी इसका मतलब क्या हुआ, भारत का जो रूल हो रहा भारत शासन अधिनियम, ये यहां से कौन सा वाला है, 1858 वाला है। ठीक है, यहां से आपको क्या करनी है, इसकी शुरुआत करनी है 1858 वाला। और ये याद रखना कि ये जो एक्ट लाया गया था 1857 के रेवोल्यूशन यानी 1857 ईस्वी की क्रांति ने ब्रिटिश की यहाँ पर जड़ें हिला के रख दी थी। कहाँ, भारत में। ब्रिटिश को ये समझ आ गया था कि यार भारत में इतना बड़ा रेवोल्यूशन अगर हमारे अगेंस्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल हमारे रूल करने में रहा होगा, ताकि भारत में मतलब इसी वजह से भारत के लोगों में, भारत के किसान वर्ग में, भारत के सैनिक वर्ग में, भारत के जो अदर वर्ग हैं उनके अंदर हमारे शासन के खिलाफ गुस्सा फूटा। जब 1857 का रेवोल्यूशन हुआ उसके तुरंत बाद क्या किया गया, इस एक्ट को लाया गया। और इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या चीजें इस भारत में मतलब ब्रिटिश के द्वारा की गई, हमें इस चीज को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला याद रखना बच्चों, यहां पर इस एक्ट को जो बोला जाता है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है इसको। ठीक है, अगर कभी ये पूछेगा कौन सा अधिनियम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला एक्ट कहलाता है, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला कहा जाता है इसको। ठीक है, अच्छा बनाने वाला अधिनियम यानी एक्ट कहलाता है। कौन सा कहलाता है, 1858 का एक्ट कहलाता है, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला एक्ट कहलाता है। ठीक, इसके तहत सबसे बड़ा काम क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली क्या होगी, एंड होगी। अगर क्वेश्चन पूछता है ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के मीडियम से एंड किया गया, 1858 के अधिनियम से। क्यों किया गया, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई थी उसको लगा ब्रिटिश सरकार को, यार हमारी जो कंपनी है इसका रूल सही नहीं है वहां पर, इसको कंप्लीटली क्या करो, खत्म कर दो। यानी जो कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी 1600 ईस्वी में ईस्ट के साथ, उसने लगभग 1700 1800 150 पौने 200 साल तक उसका रूल रहा, उसको यहां से खत्म कर दिया गया। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से समाप्त किया गया, इसकी जगह पे एक नई शुरुआत होती है। उस शुरुआत का नाम था, यहां पर क्या हुआ, गवर्नर जो था यानी जो गवर्नर था उसको गवर्नर क्षेत्र और राजस्व शक्ति जो होती कंप्लीटली ब्रिटिश राजशाही के हाथ में आ गई। ठीक है, लिखो यहां पर, जैसे ही ये समाप्त हुआ इसका मीनिंग क्या था, इसका समाप्त होने का मतलब था गवर्नर क्षेत्र, गवर्नर के जो क्षेत्र थे कौमा राजस्व यानी रेवेन्यू के जो क्षेत्र थे संबंधित
अधिकार किसके हाथ में आ गए? ब्रिटिश राजशाही के। ठीक है, यानी जो राइट थे वो किसके अधिकार में आए? ब्रिटिश राजशाही। ब्रिटिश राजशाही मतलब जो ब्रिटेन में राजा का परिवार होता है, यानी वो अब मेन हो गया यहाँ के रूल के लिए। ठीक है, ब्रिटिश राजशाही यानी ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में डायरेक्टली यहाँ का क्या ले लिया? रूल ले लिया। अब जैसे ही ये हुआ, आपको यहां से ये याद रखना है कि इसका कब हुआ। अब क्या किया गया, अगर क्वेश्चन सीधे आता है कि भारत का प्रशासन सीधे डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथ में किस एक्ट के माध्यम से आया, तो आप लगा लोगे 1858 के एक्ट से। ठीक है, यानी शासन किसके हाथ में आ गया? शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज, यानी ब्रिटिश का रूल जिसके नाम से होता था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, क्राउन मतलब ताज होता है। ठीक है, के हाथ में आ गया, यानी वहां जो महारानी बैठती है उसके नाम से अब डायरेक्ट भारत का क्या होने लग गया? रूल होने लग गया। ठीक है, ये किस एक्ट के माध्यम से हुआ, अगर आपसे पूछेगा आप बता दोगे। इसके अलावा आपको जो गवर्नर आपने सुना होगा, ये गवर्नर जो था इसका नाम क्या हो गया बच्चों? अब वाइसराय रख दिया गया। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछेगा गवर्नर का नाम बदलकर, यानी गवर्नर जनरल लिख दो इसको। ठीक है, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय किस अधिनियम यानी किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1858 का। तो ऐसा पहला वाइसराय पूछता है, यानी ऐसा प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था पहला वाइसराय बन गया। अब देखिए आपको पूरी टेक्निकल चीजें समझाता हूं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहला गवर्नर बंगाल का कौन था? अपने आप में वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, 1833 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल किया गया और वो कंप्लीट भारत का हुआ। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जैसे ही 1857 का रेगुलेशन हुआ, क्योंकि गवर्नर अपने आप में लाट साहब वाला जैसा नाम लग रहा था, ब्रिटिश सरकार ने वो गवर्नर नाम ही हटा के उसको क्या कर दिया? वाइसराय। तो पहला वाइसराय अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? अपने आप में लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो यहां पर शुरुआत की, ये वाइसराय किसका प्रतिनिधित्व करेगा भारत में? किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्रिटिश सरकार को। यानी किसका प्रतिनिधि था? ये वाइसराय जो था ये प्रतिनिधि हो गया ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटिश सरकार का एक प्रकार से क्या हो गया बच्चों? प्रतिनिधि हो गया। उसको भारत में क्या करता था? रिप्रेजेंट करता था। वाइसराय डायरेक्ट किसका प्रतिनिधि था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की क्या कर दी? समाप्त कर दी। अब याद करो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल, इसको क्या कर दिया गया? एंड कर दिया गया। और इस शुरुआत कहां से हुई थी? आपको ध्यान होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आया था 1784 के पिट इंडिया एक्ट से आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, उसको यहां पर क्या कर दिया? समाप्त। तो पूछेगा कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे किस एक्ट के माध्यम से, यानी निदेशक हिंदी में लिख लेना, इसको बोलेंगे नियंत्रण बोर्ड और इसको निदेशक बोर्ड। ठीक है, ये दोनों ही अपने आप में यहां से क्या कर दिए गए? एंड कर दिए गए। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब था भारत में द्वैत शासन समाप्त हो गया, यानी डायरकी जो था, दो दो लोग तरीके से शासन होता, द्वैत शासन को क्या कर दिया गया? यहां से समाप्त कर दिया गया। और इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है बच्चों। ठीक है, ये कई चीजें हैं, अब इतना चीजें मैं आपको यहां पर इतनी छोटी इन क्लासेस में नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा पहली बार भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, एक नए पद भारत सचिव का पद सृजित किया गया, यानी एक भारत सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होगा, भारत सचिव का पद, वो उसका सृजन हुआ था। यानी अगर ये पूछता है कि किस एक्ट के माध्यम से भारत सचिव का पद सृजित किया गया था, 1858 के माध्यम से। और ये जो भारत सचिव था, इसको ध्यान रखना, इसका भारत के प्रशासन पे कंप्लीटली नियंत्रण था, यानी एक प्रकार से कंट्रोल था इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पे। और ये जो भारत सचिव था ना, ये ब्रिटिश संसद का सदस्य यानी ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होता था, यानी ब्रिटिश कैबिनेट में इसको जगह मिलती थी। सोचो, भारत का रूल देखने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हो गया था, जो कि ब्रिटेन से के संसद से संबंधित था, अर्थात भारत का शासन कंप्लीटली ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले लिया। यानी भारत सचिव का पद सृजित हुआ और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य होते थे, ध्यान रखना। ठीक है, सृजित कौमा सहायता हेतु 15 सदस्य लिखो, सहायता हेतु 15 सदस्य, यानी इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद बनाएगी, 15 सदस्यीय परिषद होती थी। और ये जो सचिव होता था, ये कहाँ का मेंबर होता था? अपने आप में ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, लिखो ब्रिटिश
कैबिनेट, यानी ब्रिटिश की जो सरकार थी उसके जो कैबिनेट होती थी उसका ये क्या होता था, सदस्य होता था। कौन? अपने आप में भारत सचिव। ठीक है, तो इतना आपको इस एक्ट के माध्यम से पता होना चाहिए। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला एक्ट किसको कहते हैं, ईस्ट इंडिया को कब समाप्त किया गया, और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश राजशाही के हाथ में डायरेक्ट शासन कब आया, गवर्नर का नाम बदल के वायसराय कब रखा गया, प्रथम कौन था, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कब एंड किया गया, भारत सचिव के पद को कब सृजित किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही ये हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 एक्ट और पारित किए। एक 1861 का था, एक 1892 का था, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट 1909 का था। ठीक है, तो अगला हमारा जो आता है वो जो एक्ट आएगा उसको लिख लीजिए आप लोग, भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, मतलब भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, ये क्या था, 1861 का जो अगला आया था। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। ठीक है, इसमें क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो देखना है सबसे पहले। ठीक है, इसमें पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। लिखो, कानून बनाने की प्रक्रिया में, क्योंकि ये चाहते थे भारतीयों को भी अब इंक्लूड किया जाए, बनाने की प्रक्रिया यानी जो प्रोसीजर था उसमें भारतीयों को क्या किया गया, शामिल, प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल, भारतीय क्या किए गए थे बच्चों, शामिल किए गए थे पहली बार। ठीक है, किस एक्ट के माध्यम से किया गया था, 1861 के अपने आप में भारत परिषद अधिनियम के। ठीक है, और ये कोई सदस्य कैसे होते थे, गैर सरकारी होते थे। ये गैर सरकारी मतलब जो ऐसे प्राइवेट लोग होते थे। ठीक है, यानी ब्रिटिश सरकार से संबंधित न होके गैर सरकारी सदस्य बोला जाता था, किनको जो ब्रिटिश गवर्नर की परिषद में नहीं होते थे उसके अलावा। यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में फिलहाल ये समझो कि भारतीय सदस्यों को इसमें क्या किया गया था, पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने एक चीज बताई थी कि बॉम्बे और मद्रास से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई थी, अगर आपको ध्यान होगा तो उनको पुनः कानून बनाने की शक्ति दी गई। ठीक है, लिखो, बम्बई व मद्रास को पुनः कानून बनाने की शक्ति, पुनः विधि निर्माण शक्ति जो कि छीनी गई थी। ठीक है, विधि निर्माण अपने आप में शक्ति दी गई थी। इसके अलावा यहीं पर एक नई चीज शुरू की गई थी और उस चीज को बोलते हैं, वायसराय को पहली बार आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, वायसराय को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है, अध्यादेश को ऑर्डिनेंस बोलते हैं और ये 6 माह के लिए वैलिड था। ठीक है, 6 माह हेतु वैलिड लिख लो, ये जो ऑर्डिनेंस होता था। और ये किस केस में कर सकता था, आपातकाल, इमरजेंसी की केस में। अब देखो, आजकल अध्यादेश जो होता है, ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है, सेंटर पे राष्ट्रपति और स्टेट गवर्नमेंट पे राज्यपाल। ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश, जब कभी भी संसद या राज्य विधानसभाओं का सत्र नहीं चल रहा होता है, क्योंकि एक सेशन होते हैं, जैसे बजट सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन होता है और इसके अलावा शीतकालीन है, बट सडनली आपका कानून बनाने की जरूरत पड़ गई तो कौन करेगा, तो उसको तुरंत जो है बिना विधानसभा या संसद को बुलाए राज्यपाल या राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो क्या करे, कानून की तरह ही एक आदेश जारी कर दे जिसको अध्यादेश बोला जाता है। फिर जब सेशन चलता है पार्लियामेंट का, उस अध्यादेश को उसी तरीके से जैसे कानून बनाया जाता है उसको पास करना होता है। ठीक है, तो बाद में समझा दूंगा। अभी देखो, महिला आरक्षण खत्म कर दिया उत्तराखंड से, 30% हाईकोर्ट का जजमेंट है। अब सरकार क्या करेगी, वो पहले जियो था, शासनादेश था 2002 का, 2006 का, उसके माध्यम से दिया गया था, एक्ट नहीं था उत्तराखंड सरकार के अंदर। ठीक है, महिलाओं को 30% आरक्षण जो उत्तराखंड में मिलता था उसका कोई अधिनियम या एक्ट नहीं था। अधिनियम या एक्ट प्रॉपर चैनल से होकर आता है, यानी विधानसभा उसको पास करेगी, उसके बाद पास करने के बाद राज्यपाल साइन करेंगे तब एक्ट बनेगा। अब वो जो पहले जो था वो सिर्फ एक प्रकार का जियो था, शासनादेश था, शासनादेश सरकार ने जारी कर दिया कि यार हम इसको देंगे। लेकिन अब जो है सरकार अगर बचाना चाहती तो उसको ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, यानी यही अध्यादेश। और अध्यादेश क्योंकि अभी सत्र नहीं चल रहा, तुरंत अध्यादेश जारी करेगी और अध्यादेश जारी करने के बाद में क्या कर देगी सरकार, उस अध्यादेश के स्थान पे जैसी जारी हो जाएगी, जब सेशन चलेगा प्रॉपर तरीके से उसको कानून के रूप में पास करेगी विधान परिषद से या विधानसभा से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अध्यादेश जारी करने की, इसी को हमने लिया है। इसके अलावा यहां पर क्या किया गया, तो पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी बताता हूं क्या था पोर्टफोलियो प्रणाली। पोर्टफोलियो
प्रणाली, जो कि कब की थी, ब्रैकेट में 1859 लिखो, को मान्य था इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, अगर भारत में पूछता है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम हुआ। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूँ। आजकल देखते हो ना आप, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी वो सरकार होती है, सरकार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सेंटर पे हैं, तो उसके मंत्री होते हैं, मंत्रियों को क्या दिए होते हैं, विभाग दिए होते हैं, और विभागों का वो जिम्मेदार होता है, उसको पावर होती है विभागों से संबंधित, हर मंत्री के अपने विभाग होते हैं ना, उसी को पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या था, जो गवर्नर की जनरल था, यानी जो वाइसराय थे, उसके जो कार्यकारिणी सदस्य थे, यानी उसके साथ जो थे, उनको विभाग दे दिए और कहा कि आप जो अपने विभागों के निर्णय स्वयं लीजिए और आपका निर्णय पूरे गवर्नर की काउंसिल का निर्णय माना जाएगा। यानी एक प्रकार की विभागीय प्रणाली, यानी एक प्रकार के आप लोग कह सकते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम को विभाग से संबंधित उत्तरदायित्व, यानी विभागीय हेड जो सिस्टम था वो मिल गया, यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपने डिपार्टमेंट से संबंधित सारे अधिकार मिल गए। जैसे आजकल सरकार में आप लोग देखते होंगे कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं, वो अपने विभाग देते हैं, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, विभागीय आवंटन एक हिसाब से आप लोग कह सकते हैं। ये था आपका 1861 का। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट लेके आए वो 1892 का है। वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से मैं बता देना चाहता हूं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1892 का अधिनियम, यानी 1892 का अधिनियम भले ही आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मैं 2-3 चीजें बता दूंगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूं। देखो इसमें क्या हुआ था, पहला जो इन लोगों ने क्या किया था, जो विधान परिषद है, यानी होता है ना उस टाइम विधान परिषद बोला जाता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको बजट पे, यानी जो बजट वगैरह पास होता था उस पे, बजट पे बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्नों का उत्तर देने तो अधिकृत किया है कार्यपालिका को। ठीक है, लिखो विधान परिषद में, ये बस जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखना है इसमें। विधान परिषद में बजट पर बहस करने, बजट पर बहस करने पहली बार, ठीक है, वो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अधिकृत, के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अधिकृत हुआ था, यानी ऑथराइज कर दिया गया था कि हाँ अब क्या कर सकते हैं लोग, आप मतलब वहां पे जो मेंबर होंगे वो बजट जो पास करेगी सरकार उस पर कहीं ना कहीं डिबेट कर सकते हैं, प्रकार की बहस कर सकते हैं, बाकी कुछ अधिकार नहीं था। और कार्यपालिका को ये कहा गया कि आप आंसर दोगे। ठीक है, अगर लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पर आपको आंसर देना पड़ेगा विधान परिषद के अंदर। ये प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई थी। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है, पहली बार परोक्ष चुनाव की बात की गई थी। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन, परोक्ष चुनाव, ब्रैकेट में लिखो इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन के संकेत मिलते हैं, के संकेत मिलते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, चुनाव वगैरह नहीं होता था, ऐसे ही बुला लेते थे सदस्यों को अपने उसमें काउंसिल में। तो इसमें कहीं ना कहीं अब ये नहीं कि चुनाव शब्द आया है, चुनाव नहीं होता था, एक प्रकार से इंडिकेशन टाइप का था कि अलग अलग जगह से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके ले आओ। तो इनडायरेक्ट चुनाव एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं इनडायरेक्ट अपने आप में इलेक्शन। तो परोक्ष चुनाव के संकेत मिलते हैं कहां पर, जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद होती थी उसमें। ठीक है, कहां पर, सेंट्रल, यानी केंद्रीय व ब्रैकेट में कर दो केंद्रीय ऑब्लिक जो प्रांतीय, प्रांत यानी स्टेट। ठीक है, विधान परिषद में। अब आप ये मत सोचना कि ये क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पहली बार जो है अप्रत्यक्ष चुनाव की जो बात मतलब देखने को मिलती किस में मिलती है, और बजट पर बहस करने व कार्यपालिका से उत्तर देने के लिए अधिकृत किस में किया था। वो 2 ही पॉइंट आपको यहाँ पे देखने, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। लेकिन इसके बाद वाला जो एक्ट है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन आता है 1909 का एक्ट, यानी उसको बोला जाता है 1909 का अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 1909 का अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिनियम, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और यहां से क्वेश्चन पूछता है, और जो फैक्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे मैं वही बताऊंगा। ठीक है, पहली चीज याद रखना, इस एक्ट को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, यानी रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, इसको लिखो मार्ले मिंटो सुधार, रिफॉर्म, ठीक है, एक्ट यानी अधिनियम बोला जाता है। जो ये मार्ले था वो था उस टाइम पे भारत सचिव,
ठीक है। जो अभी सेक्रेटरी का पद जनरेट हुआ था ना 1858 में, वही यही था उस टाइम। मार्ले मिंटो, लॉर्ड मिंटो था उस समय वाइसराय सराय। इसी इन दोनों के कामों की वजह से ये एक्ट लाया गया था और इसीलिए इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यानी मार्ले सचिव था, मिंटो वाइसराय था, उनके नाम पे पड़ा 1909। पहला ही क्वेश्चन पूछता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 1909 में, 1909 का एक्ट था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया बच्चों, पहली चीज रखना, जो सेंट्रल और जो स्टेट लेवल पे यानी प्रांत होंगे, वो जो विधान परिषद होंगी उनके आकार में वृद्धि की गई। वहां पे सदस्यों को क्या किया गया? बढ़ाया गया। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, केंद्रीय ऑब्लिक प्रांतीय विधान परिषद, यानी जो जैसे अभी विधान परिषद ही बोला जाता था दोनों जगह, ठीक है, का आकार, विधान परिषद मतलब जहां से रूल निकलते थे उस टाइम, का आकार बढ़ाया गया। यानी इसमें सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई? बढ़ाएगी। पहला पॉइंट याद रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट याद रखना, इसमें क्या हो गया बच्चों, जो केंद्रीय परिषद होगी यानी ये वाली जो सेंट्रल लेवल पर होगी, इसमें तो सरकारी बहुमत ही रहेगा, यानी जो सरकार खुद लेके आएगी। लेकिन जो प्रांत के होंगे वहां ये कहा गया कि आपके गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो सकता है, यानी होगा नहीं, हो सकता है। यानी सेंट्रल लेवल पे जो काउंसिल होगी वाइसराय की, उसमें तो सरकारी सदस्य ही ज्यादा रहेंगे। सरकारी सदस्य का तात्पर्य था जो गवर्नर अपने हिसाब से लेके आता था, यानी जो सरकार के प्रतिनिधि करते थे। गैर सरकारी सदस्य मतलब कि जो भारतीय वगैरह इधर उधर से लेके आए, वो कोई इस तरीके से चुन के नहीं आते थे, उनको कानून बनाने का ज्यादा पावर नहीं थी। ठीक है, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद का जो आकार था उसको बढ़ा दिया गया। इसमें लिखो केंद्रीय, अगला पॉइंट, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत था, मेजॉरिटी, ठीक है, का बहुमत था। जबकि याद रखना, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में, प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारियों का बहुमत हो सकता था, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो सकता था। लिखो, ठीक है, बहुमत हो सकता था। ठीक है, ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत था, जबकि प्रांतों में हो सकता था। इसके अलावा कुछ और यहां पर अपने आप में इनको अधिकार दिए गए वहां के सदस्यों को। लिखो, सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक मतलब काउंटर क्वेश्चन भी होने लगे, ठीक है, अनुपूरक प्रश्न व बजट पर अधिक अधिकार दिए गए, बजट पर अधिकार अधिक दिए गए। ये लिखो, ये भी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा अनुपूरक क्वेश्चन वाला ध्यान रखना। ये 3 के 3 पॉइंट फिलहाल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अब आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। अब जो वाइसराय था इसी एक्ट में, उसकी जो कार्यकारिणी परिषद होती थी, यानी जो उसके साथ काम करती थी, उसमें पहली बार किसी भारतीय को स्थान मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, वाइसराय की कार्यपालिका परिषद में, वाइसराय की कार्यपालिका परिषद में, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती थी, ठीक है, कार्यपालिका परिषद में पहली बार भारतीय सदस्य को मनोनीत किया गया। मतलब पहली बार भारतीय सदस्य आया, पहली बार, ये बहुत पेपर में आता है, भारतीय सदस्य को लिया गया, यानी इंडिया का व्यक्ति था। और ऐसा प्रथम व्यक्ति जो थे यानी भारतीय सदस्य, उनका नाम पूछता है पेपर में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था विधि सदस्य। ठीक है, लिखो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, ये थे अपने आप में विधि यानी लॉ मेंबर। सिन्हा क्या थे, ब्रैकेट में लिखो, विधि सदस्य। ये इंपॉर्टेंट है आपका इस वाले पॉइंट से। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या दिया गया स्थान, ये क्वेश्चन पूछता है कि वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहला भारतीय किसको चुना गया था? सत्येंद्र प्रसाद सदस्य, जो कि विधि सदस्य के रूप में अपने आप में आया था। यहां से शुरू होता है बच्चों पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी सेपरेट इलेक्शन सिस्टम। लिखो, पृथक निर्वाचन प्रणाली, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सेपरेट इलेक्शन सिस्टम प्रणाली। इसी से क्या हुई थी, शुरू हुई थी। और ये इसको क्या बोला जाता है, इसके अलावा सांप्रदायिक यानी कम्युनल जो होता है प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम था, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो सिस्टम है, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली को बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। लिखो, इसी को क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक
यानी कम्युनल निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, सिस्टम, ठीक है, प्रणाली बोला जाता है इसको, यहीं से शुरू हुई। इसमें क्या था, पहली बार भारत में ऐसा हुआ जो इलेक्शन होंगे मुस्लिमों के लिए पृथक से सेपरेट इलेक्शन होंगे और मुस्लिम जो कैंडिडेट होगा उसको मुस्लिम वोटर ही चुनेगा। यानी कहीं ना कहीं इंग्लिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ से सिस्टम शुरू कर दिया कि यहाँ से इनको डिवाइड करो और अपना भारत में रूल करो। यानी भारत जो पाकिस्तान जो अलग अलग देश हुए उसकी जननी इसी एक्ट को माना जाता है, क्योंकि जब आपने अपने सिस्टम में ये सिस्टम लाया कि यार कहीं ना कहीं हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग करो, और ब्रिटिश जो थे इतने चालाक थे इनको एक ना हो सके, तो मुस्लिमों से कहा कि हम आपको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंटेशन देंगे, यानी आपके लोग हमारे वहां चुन के आएंगे, और लेकिन वोट आपको सिर्फ मुस्लिम करेगा। अब क्या था, मुस्लिम कैंडिडेट उठा, मुस्लिम ही वोटर हो गया। अगर ओवरऑल वोटर होते हिंदू और मुस्लिम सब होते, क्योंकि बहुमत हिंदुओं का था, तो कई कैंडिडेट ऐसे होते जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुस्लिम सदस्य तो होते लेकिन वोटर उसमें हिंदू होता, तो मुस्लिम जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से चुन के आता, जो कि भारत में प्योर तरीके से चाहता था कि राष्ट्रवाद हो, यानी ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिसने ये चालाकी चली ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलके कि नहीं, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली अगर आ जाएगी तो ब्रिटिश ने उनको मतलब एक प्रकार का लॉलीपॉप दिया कह सकते हो, ताकि उनको ज़्यादा वैल्यू मिले शासन में और वो चुन के आए। यानी एक प्रकार से पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मानो, ये क्वेश्चन आता है। और इसी पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंदर ये लॉर्ड मार्ले जो मिंटो है, यानी मिंटो को पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुस्लिमों हेतु कहा गया, तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ठीक है, लिखो इसी एक्ट जो मिंटो है, लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, निर्वाचन का जनक, यानी कॉमन एक ही इलेक्शन न होके मुस्लिमों के लिए अलग से इलेक्शन होगा, उसमें मुस्लिम ही वोटर देंगे। ये सिस्टम यहां से क्या किया इन लोगों ने लाया था। ठीक है, ये किसके अंदर था, अपने आप में 1909 के अधिनियम के बाद। इसके बाद जो अगला आता है आज के दिन का अंतिम एक्ट, वो भी सुपर इंपोर्टेंट है, वो बहुत मतलब अपने आप में यूनिक टाइप का आपको लगेगा, उसमें कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसको बोला जाता है बच्चों 1909 का भारत शासन अधिनियम, यानी भारत शासन एक्ट, कब का, 1919 का, और इसको बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है इस वाले एक्ट को। ठीक है, यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा क्या रहती है, हाई रहती है। ठीक है, तो ये मॉन्टेग सुधार जो एक्ट था 1919 का, इसके अंदर क्या हुआ था, देखिए पहली बार याद रखना इसको जो लागू हुआ था, इसको इंप्लीमेंट किया था 1921 में, 1921 में इसको लागू किया गया था। इसमें क्या किया गया ना बच्चों, जो विषय होते हैं यानी सब्जेक्ट होते हैं कि इस पे कौन कानून बनाएगा, विषयों की जो सूची थी उसको दो भागों में डिवाइड कर दी गई। एक को बोला गया केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची के अंदर कौन कानून बनाएगा, केंद्र पे जो होंगे गवर्नर, और प्रांत जो कि राज्य होते थे उसमें। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछता है पहली बार जो सब्जेक्ट होते हैं यानी जो विषय होते हैं उसको केंद्रीय और प्रांतीय में किस वर्ष यानी किस एक्ट के माध्यम से विभाजित किया गया, 1919 के अधिनियम से। दूसरा ध्यान रखना, प्रांतीय को फिर से दो भागों में बांटा गया, एक को बोला गया हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड, ठीक है, दूसरे को बोला गया आरक्षित, रिजर्व। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है प्रांतीय को दो सब्जेक्ट यानी विषय, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना हर किसी के अपने सब्जेक्ट होते हैं, कौन किस पे लॉ बनाएगा, जैसे डिफेंस पे कौन बनाएगा, व्यापार ट्रेड पे कौन बनाएगा, और इसके अलावा स्पेस पे कौन बनाएगा, इसके अलावा समुद्र व्यापार है कौन बनाएगा, रेल पे कौन बनाएगा, तो कानून पहले तय होते हैं कौन किस पे। तो ये आज भी हमारे देश में है, उसकी शुरुआत यहीं से मारी जाती है। केंद्रीय और प्रांतीय सूची में यानी सेंट्रल और स्टेट जो कह सकते हो, प्रांतीय को भी दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। इसमें क्या होते थे, हस्तांतरित ऐसे सब्जेक्ट होते थे बच्चों जिस पर गवर्नर जो है अपने उन लोगों की सहायता से कानून बनाता था जो मंत्री अपने आप में क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे चीजों के लिए। कहने का मतलब इतने चालाक थे, इस पे कानून कौन बनाएगा, गवर्नर और ऐसे मंत्री जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब जिम्मेदारी होगी, भाई तूने कुछ गलत किया तेरे अंदर जिम्मेदारी आएगी वाली बात। और आरक्षित ऐसे सब्जेक्ट थे जिसपे गवर्नर रूल करता था, लेकिन ऐसे लोगों की सहायता से जो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। अब कहने का मतलब ये देखो,
जैसे सपोज स्वास्थ्य जैसा इशू था वो यहां रख देंगे। क्यों? क्योंकि अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई गड़बड़ी होती है, लोग किस पे भड़केंगे? इनको, जिसकी जिम्मेदारी की है। आरक्षित ऐसा होंगे जैसे बजट हजट, जहां अच्छा खासा माल पानी आ रहा, जहां वहां पे कोई जिम्मेदारी ना हो लेकिन पैसा खूब मिले, तो ऐसे सब्जेक्ट अपने पास रख दिए। ठीक है, तो हस्तांतरित में कौन कानून बनाता था? गवर्नर, जो अपने आप में किसके साथ मिलकर कानून बनाता था? जो विधान परिषद के साथ अपने आप में उत्तरदायी होते थे, उनके साथ मिलकर कानून बनाता था। तो इसमें लिखो गवर्नर उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल, मंत्रियों के साथ कानून बनाता है। ठीक है, मंत्रियों के साथ मिलकर कानून बनाएगा। ठीक है, मिलकर कानून बनाएगा किस सब्जेक्ट में? जैसे हस्तांतरित, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसे सब्जेक्ट। ठीक है, जहां जिम्मेदारी होती है इनकी। और यहां इतने चालाक हो गए आरक्षित में, गवर्नर ने क्या किया? कार्यपालिका परिषद की सहायता से गवर्नर शासन करता था, लेकिन वो उत्तरदायी नहीं होते थे। ठीक है, लिखो कार्यपालिका परिषद की सहायता से, की सहायता से शासन होता था। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो उत्तरदायी नहीं, यानी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। ठीक है, नॉट रिस्पॉन्सिबल लिखो टूवर्ड्स किसके? विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो, जब ये सिस्टम हो गया, आधा इस पे कानून बनाएगा, आधे लोग इस पे बनाएंगे, यानी दो दो तरीके से रूल चल रहा, इसको भी क्या बोला गया? द्वैत शासन। यानी अपने आप में अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रांतों में द्वैत शासन किस एक्ट के माध्यम से लाया गया, यानी डायरकी किसके अधिनियम के माध्यम से लाया गया? 1990। ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा। प्रांतों में, ये प्रांत, द्वैत शासन किस एक्ट के माध्यम से लाया गया? 1919 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, यानी दो सदन होंगे जैसे लोकसभा राज्यसभा। इससे पहले क्या था? खाली एक विधान परिषद होती थी ना, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां से दो सदन की शुरुआत हुई। ठीक है, लिखो द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट क्या हो गया? चुनाव हो गया, यानी लोग जहां पे वोट देंगे, की शुरुआत सही कर देगी इसी एक्ट के माध्यम से। किसके? मांटेग चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था व डायरेक्ट इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या कर दी गई थी? शुरुआत कर दी गई थी। और इसमें ये मत समझना कि वोट सब देंगे, जो मत देते थे ना, मताधिकार सीमित था, ध्यान रखना, यानी लिमिटेड लोग क्या कर सकते थे? वोट दे सकते थे। और सीमित किस आधार? या उससे कहा गया अच्छा पढ़ा लिखा हो, शिक्षा हो सकती है, या उसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो सकती है, या ठीक ठाक वो कर देता हो, यानी ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार था। गरीब तबके को कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो क्वेश्चन पूछेगा मताधिकार का प्रणाली की शुरुआत जो होती है भारत में सीमित रूप से किस एक्ट के माध्यम से होती है? 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से। ठीक है, यहां पर क्या किया गया? जो सांप्रदायिकता का विस्तार था बच्चों, सांप्रदायिक मतलब जैसे पहले सिर्फ 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन था ना, इसमें कई लोगों को जोड़ दिया गया। लिखो सांप्रदायिकता का विस्तार, विस्तार कहां कहां पे किया? देखो, अब सिख लोगों के लिए भी क्या होगा? सेपरेट इलेक्शन होगा। भारतीय ईसाई जो थे उनके लिए क्या होगा? सेपरेट इलेक्शन होगा, भारतीय ईसाई। इसके अलावा किसके साथ होगा? नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, भारतीय ईसाई के अलावा यूरोपीय जो थे, यूरोपीय, इनके लिए क्या होगा? सेपरेट इलेक्शन होगा। यानी और आंग्ल भारतीय, ऐसे लोग एंग्लो इंडियन जिसको बोलते हैं, जिनके माता या पिता में से कोई भारतीय हो और दूसरा बाहर का हो, ब्रिटिश हो, इनके लिए क्या कर दिया है? सांप्रदायिक रूप से चुनाव। यानी सांप्रदायिकता विस्तार सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों तक के लिए कर दिया गया। ठीक है, इसके माध्यम से पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसमें अगला क्वेश्चन लिखो, पहली बार एक लोक सेवा आयोग एग्जाम कराने के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको आप यूपीएससी बोलते हो, इसी एक्ट के माध्यम से बना था। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लिखो, जो यूपीएससी बोलते हो ना, इसी एक्ट के माध्यम से, और 1926 में ये बना था। ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट में एक और लास्ट प्रावधान था, हर 10 साल में एक वैधानिक आयोग यानी एक कमीशन बनेगा जो भारत की स्थिति को देखेगा। ठीक है, देखो, प्रत्येक 10 वर्ष में एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान, वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान,
इसी एक्ट के माध्यम से हुआ था अपने आप में। ठीक है, तो आपका ये था कंप्लीट। और इसी के तहत आप लोग देखेंगे 8-9 साल बाद एक कमीशन आता है भारत में, जिसको आप लोग साइमन आयोग बोलते हैं, वो यही था, इसी एक्ट के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका आज के एक्ट, यानी 1919 तक का जेम्स रिपोर्ट। हम कहां से शुरुआत की? 1857 का रेवोल्यूशन होता है, क्रांति से भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो भारत में शासन कब समाप्त हुआ? 1858 में कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत का शासन डायरेक्ट किसको दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को, यानी महारानी को। ठीक है, इसके अलावा कुछ और रिफॉर्म किए गए, वाइसराय, गवर्नर जनरल का नाम बदल के वाइसराय रखा गया। इसके अलावा वो डायरेक्ट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल था? अपने आप में ब्रिटिश क्राउन के प्रति। साथ ही साथ एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया, और सचिव के लिए 15 सदस्यीय एक क्या बनाएगी? काउंसिल बनाएगी, जो रूल देखती थी। इसके बाद 1861 का एक्ट आता है, पोर्टफोलियो सिस्टम वहां से शुरू होता है, अध्यादेश जारी करने की पावर वाइसराय को दी जाती है आपातकाल में। वो 2 पॉइंट आपके वहां से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 1892 का आता है, बजट पे थोड़ा बहुत डिस्कस करने या कार्यपालिका को उत्तर देने के लिए जिम्मेदार बनाया गया। साथ ही साथ वहां पर हल्का सा परोक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन के संकेत मिलते हैं, चुनाव शब्द यूज नहीं हुआ है। 1919 में आता है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया, सदस्य उसमें ज्यादा लिए गए। साथ ही साथ अनुपूरक क्वेश्चन पूछने या बजट पे थोड़ा सा अधिकार दिया गया। मॉन्टेस्क्यू सॉरी जो लॉर्ड मिंटो एक्ट जो था, उसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन यहाँ पे से शुरू होता है, और लॉर्ड मिंटो इसका जनक कहा जाता है। उसके बाद 1919 का जेम्स रिपोर्ट एक्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको ल्यूसेंट से, ऑब्जेक्टिव बुक से अच्छे से तैयार कर लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।